आप देख रहे हैं एक एहसास तुम्हारी इसका भी पार्ट 13, लेकिन उससे पहले पार्ट 12 को जरूर देखें। अब तक आपने देखा कि रिधि को कन्हैया की पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। तो शाम 7 बजे अनूप जी की भेजी हुई गाड़ी आ चुकी थी। मोहित और रिधि ने अपना सामान पीछे डिग्गी में रखा। रिधि ने दरवाजा खोलकर मोहित और मोनू से बैठने को कहा। मोनू पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। मोहित को वहीं खड़े देखकर रिधि ने कहा, मोहित, यहाँ क्यों खड़े हो? चलना नहीं है क्या? तो मोहित ने दरवाजे की ओर नजर गड़ाए हुए कहा, चलेंगे दी, पर इनको तो आने दो। तभी रिद्धि हैरानी से पूछा, किसे है? अब सामने से एकता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ आते हुए कहा, हमारा इंतजार हो रहा है शायद। रिद्धि एकता को देखकर मुस्कुराई और कहा, पर तुम दोनों तो कल आने वाले थे। तभी एकता के बॉयफ्रेंड मेहुल ने कहा, हाँ पर मैंने ही कहा था एकता से कि सब साथ चलते हैं, और कल के लिए टिकट्स भी नहीं मिल रही थे। तुम्हारी गाड़ी में जगह है तो ना? अब रिद्धि ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल जगह है, आप लोग भी अपना सामान रख दीजिए। रिद्धि ने कहा। एकता और मेहुल आकर मोनू के साथ बैठ गए। मोहित अभी भी बाहर की खड़ा दरवाजे की तरफ देख रहा था। रिद्धि ने पूछा, अब भी कोई आने वाला है क्या? मोहित ने खुशी से चहकते हुए कहा, आने वाला नहीं, आ गया, वो देखो। रिद्धि ने जैसे ही सामने देखा उसका दिल धड़क उठा। सामने से हाथों में बैग थामे कन्हैया रजत के साथ आ रहा था। रिद्धि को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। वह बस अपलक कन्हैया को देखती रही। कन्हैया रिद्धि के सामने आया और धीरे से कहा, वो आपके पापा ने आप लोगों के साथ आने को कहा है। सगाई होते ही हम लोग तुरंत वहां से निकल जाएंगे। कन्हैया इतना कहकर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जा बैठा। रिद्धि कन्हैया के आने से खुश भी थी और उसे खो देने से दुखी भी। अब मोहित और रजत के साथ आकर गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर से चलने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते भर मोहित, मेहुल, एकता, मोनू और रजत ही कुछ न कुछ बोले जा रहे थे। कन्हैया और रिद्धि खामोश थे। पहली बार रिद्धि को कन्हैया की खामोशी खल रही थी। रिद्धि की आंखों में आंसू भर आए तो उसने चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। आगे बैठे कन्हैया के मन में भी उथल पुथल मची थी। रिद्धि के पापा ने उससे साथ आने को क्यों कहा? अपनी आंखों के सामने वह रिद्धि को किसी और का होता देखेगा। रिद्धि की उदास आंखों और उतरा हुआ चेहरा कन्हैया की बेचैनी को और बढ़ा रहा था। जैसे जैसे रात होती गई, सब सोते गए। मोनू अपना सर खिड़की से लगाकर सो रही थी। एकता मेहुल के सीने से लगकर सो रही थी और मोहित रजत के कंधे पर असर रखकर। सब गहरी नींद में थे। ड्राइवर ने भी गाड़ी धीमी कर दी ताकि उनकी नींद में कोई खलल ना पड़े। बाकी उसे तो जाकर सारी रात गाड़ी चलानी थी। ड्राइवर के साथ साथ दो लोग और जाग रहे थे, रिद्धि और कन्हैया। ऐसे वक्त में भला उन्हें नींद कहाँ से आती? गाड़ी में लगे मिरर पर जब कन्हैया की नजर पड़ी तो देखा रिद्धि उसे ही देख रही थी। कन्हैया कुछ देर उन आंखों में देखता रहा। जब आंखें भर आई तो उसने चेहरा घुमा लिया। जितना दर्द रिद्धि महसूस कर रही थी उससे कहीं ज्यादा कन्हैया महसूस कर रहा था। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को झपकी आने से ब्रेक लगा तो कन्हैया ने पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाकर कहा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक गाड़ी हम चला लेते हैं। ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरा, मुंह धोया और पानी पिया। कन्हैया के कहने पर वह कन्हैया की सीट पर आ बैठा। लगातार ड्राइव करने से वह थक गया था। उसने सर सीट से लगाकर अपनी आंखें मूंद ली। कन्हैया ड्राइवर सीट पर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। कन्हैया अब रिद्धि की नज़रों के बिल्कुल सामने था और रिद्धि उसे जी भरकर देख सकती थी। कन्हैया सामने देखते हुए गाड़ी चलाता रहा, पर एहसास उसे भी था कि रिद्धि की नज़र उस पर है। गाड़ी में फैली खामोशी को दूर करने के लिए कन्हैया ने धीमी आवाज में म्यूजिक चला दिया और इस वक्त उन दोनों के दिल का हाल बयां कर रहा था। कन्हैया ने पलट कर रिधि की तरफ देखा। उसकी नम आंखें देखकर कन्हैया का कलेजा कट गया। उससे रिधि के आंसू देखे नहीं जा रहे थे। रिधि की आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ गए तो कन्हैया ने अपने दूसरे हाथ से उसके आंसू पहुंचकर नाम में गर्दन हिला दी। रिधि का दिल किया अभी कन्हैया के गले लग जाए और कहे कि सब छोड़कर कन्हैया उसे कहीं दूर ले जाए, लेकिन अब अपने जज्बातों को अपने अंदर समेट लिया और नजरें एक बार फिर अपनी उदास आंखों खिड़की के बाहर जमा ली। सुबह 5 बजे सभी जयपुर रिधि के घर पहुंचे। सारा घर दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। सभी अंदर आए। अनूप जी और वंदना जी ने देखा तो दोनों मुस्कुराते हुए आए। रिधि, मोहित, एकता, मेहुल और मोनू अपना सामान उठाए अंदर चले गए। अनूप जी कन्हैया के सामने आए और कहा, अच्छा, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम तुम्हें फोन करने ही वाले थे, लेकिन तैयारियों में इतना व्यस्त थे कि कर ही नहीं पाए। अब कन्हैया ने हैरानी से अनूप जी की तरफ देखकर कहा, आपने कोई फोन नहीं किया था? तो अनूप जी बोले, नहीं, बिल्कुल, बल्कि हमारे फोन करने से पहले ही तुम आ गए।
अब अंदर जाकर फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो, फिर सब साथ में नाश्ता करते हैं, कहकर अनूप जी वहां से चले गए। अनूप जी के जाने के बाद कन्हैया ने घूर कर रजत की तरफ देखा तो रजत ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, भैया हम व्यवस्था देख के आते हैं, आप चलो। बहाना बनाकर रजत वहां से खिसक गया। कन्हैया समझ गया कि रजत उसे धोखे से यहाँ लाया है। उसने अपना बैग उठाया और अंदर आ गया। मोहित ने देखा तो कन्हैया को गेस्ट रूम में ले आया और कहा, आप फ्रेश हो जाइए एंड बी कंफर्टेबल। मोहित वहां से निकल गया। मोहित तो मन ही मन खुशी से फूल ही नहीं समा रहा था। कन्हैया ने बैग रखा और बिस्तर पर बैठकर रिधि के बारे में सोचने लगा। घर की सजावट, अनूप जी के चेहरे की खुशी देखकर उसका मन नहीं कर रहा था वह अपने और रिधि के रिश्ते के बारे में बताए। कुछ देर बाद उसने कपड़े निकाले और नहाने चला गया। रिधि वंदना जी के कमरे में थी। वंदना जी रिधि को शाम के फंक्शन में पहनने के लिए साड़ियां और लहंगे दिखा रही थी, पर उनमें से कोई रिधि को परफेक्ट फिट नहीं हो रहा था। कोई न कोई कमी किसी में निकल जाती। कुछ घंटे बाद सभी नाश्ते के लिए टेबल के चारों ओर बैठे थे। रसोईया टेबल पर आलू टमाटर की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां रखकर चला गया, साथ में मीठा और कुछ नमकीन भी। मोनू जब सबको परोसने लगी तो वंदना जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मोनू ये सब रहने दो, तुम यहाँ 2 दिन मेहमान हो और बाकी सबकी तरह एंजॉय करो, और हाँ, इसे अपना ही घर समझो। वंदना जी के मुंह से ये बात सुनकर मोनू बहुत खुश हुई और बाकी सबके साथ वह भी नाश्ते के लिए आकर बैठ गई। वंदना ने सबकी प्लेट में नाश्ता परोसा और सब चुपचाप खाने लगे। अनूप जी ने एक तरफ कन्हैया बैठा था और दूसरी तरफ रिधि। कन्हैया की बगल में रजत और रिधि की बगल में मोहित। कुल मिलाकर माहौल काफी शांत था और सब अपना नाश्ता कर रहे थे। रिधि कन्हैया के बिल्कुल सामने थी, इसलिए कन्हैया खाते हुए बीच बीच में रिधि की तरफ देख लेता, लेकिन रिधि उसकी नज़र बस खाने पर थी ताकि सामने बैठा कन्हैया उसकी आंखें ना देख ले। तब ये अनूप जी बोले, अनमोल के पापा से सुबह ही हमारी बात हुई थी, कुछ देर बाद वे अपने परिवार के साथ यहाँ आएंगे। बता रहे थे कि इस गाई से पहले उनके यहाँ कोई रस्म होती है, तो वही करना चाहते हैं। शाम तक सारे मेहमान भी आ जाएंगे। अनूप जी ने खाते हुए वंदना जी को बताया तो खाते खाते रिधि खांसने लगी। अनूप जी ने देखा तो पानी का गिलास उठाकर रिधि की तरफ जैसे ही बढ़ाया, हैरान थी। एक हाथ पानी का गिलास पकड़े वहां पहले से मौजूद था, वो था कन्हैया का। अनूप जी ने कन्हैया की ओर देखा और फिर अपना गिलास वापस रख दिया। रिधि ने कुछ पानी पिया और गिलास वापस रख दिया। अनूप जी ने रिधि के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आप ठीक तो हो ना बेटा? अब रिधि बोली, हमने खा लिया, हमें कुछ काम है, कहकर रिधि तेजी से वहां से उठी और चली गई। अनूप जी ने सबको नाश्ता करने को कहा और खुद उठकर रिधि के पीछे चले गए। रिधि ने बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और शीशे के सामने खड़ी होकर दबी आवाज में रो पड़ी। रिधि जानती थी कन्हैया उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो चुप है। कन्हैया की ये चुप्पी रिधि को खाए जा रही थी। रिधि देर तक सिसकती रही और फिर मुंह धोकर बाहर आई। बाहर आते ही अनूप जी ने उसे रोक लिया और रिधि की आंखें देखकर कहा, रिधि क्या बात है, आपकी आंखें इतनी लाल? तो रिद्धि ने झूठ बोलते हुए कहा, वो पापा आंख में कुछ चला गया था, उससे हो गई, हम ठीक है। तभी अनूप जी ने रिद्धि की आंखों में देखते हुए कहा, ज्यादा परेशानी है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन रिद्धि ने मना कर दिया और कहा, आप परेशान मत होइए पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं। अब अनूप जी ने कहा, आप सच बोल रही है ना रिद्धि? तो रिद्धि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा। रिद्धि को मुस्कुराते देख अनूप जी की जान में जान आई। उन्होंने रिद्धि को गले लगाया और कहा, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना बेटा, हम मेहमानों के लिए व्यवस्था देकर आते हैं। अनूप जी वहां से चले गए। रिद्धि भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अनमोल और उसकी फैमिली भी वहां पहुंची। सभी हॉल में जमा थे सिवाय कन्हैया के। रिद्धि पीले रंग की साड़ी में लिपट आकर सोफे पर बैठ गई। उसने देखा वहां सब मौजूद थे सिवाय उसके कन्हैया के। अनूप जी की नजर अब रिद्धि पर पड़ी तो उन्होंने सर उचकाकर पूछा, तो रिद्धि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए नाम में गर्दन हिला दी। रिद्धि की बगल में बैठा अनमोल तो बस जैसे पल के झपकना ही नहीं चाहता था। रिद्धि लग ही इतनी प्यारी रही थी कि सबकी नजरें बस उस पर टिकी हुई थी। कायरा जी आगे आई और उन्होंने बॉक्स से सोने का कंगन निकाला और रिद्धि को पहनाते हुए कहा, ये हमारा खानदानी कंगन है जो हर सास अपनी बहू को देती है। ये हमारे घर की रस्म है, आज से तुम हमारी हुई, अब जल्दी से घर आ जाओ। कायरा जी की बात सुनकर रिद्धि की आंखों में आंसू भर आए। धीरे धीरे ही सही, वह अपने दिल के प्रेमी से दूर होती जा रही थी। आंखों में आए आंसुओं को उसने आंखों में ही रोक लिया।
कायरा जी ने रिद्धि को और भी सम्मान दिया और साथ ही आशीर्वाद की जड़ी लगा दी। रिद्धि बस खामोशी से सब देखती रही और पास खड़े अनूप जी रिद्धि की खामोशी को देखते रहे। बहुत कुछ चल रहा था उनके दिमाग में रिद्धि के लिए। रस्म के बाद सभी बैठकर बातें करने लगे। एकता मेहुल के साथ शॉपिंग करने चली गई। रजत रिद्धि और कन्हैया को मिलाने की योजना बनाने में व्यस्त था। मोहित सबके साथ बैठकर अनमोल की खिंचाई कर रहा था। कन्हैया अपने कमरे में बैठा था। ये रस्में वो कैसे देख पाता। वह बस शाम होने का इंतजार कर रहा था ताकि जल्दी से जल्दी रिद्धि की सगाई के बाद हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर जा सके। ये पल उसके लिए बहुत मुश्किल और दर्द भरे थे। अनूप जी और वंदना जी अनमोल के मम्मी पापा के साथ बाहर गार्डन में चले गए ताकि अनमोल और रिद्धि को अकेले में बात करने का थोड़ा वक्त मिल सके। रिद्धि खामोशी से बैठी कन्हैया के बारे में सोचती रही। तभी अनमोल ने देखा तो कहा, रिद्धि तुम क्या पहनने वाली हो? अनमोल की बात का रिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया तो अनमोल ने अपना सवाल एक बार फिर दोहराया। रिद्धि की तंद्रा टूटी तो उसने कहा, जी। अब अनमोल ने रिद्धि की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने पूछा शाम के फंक्शन में तुम क्या पहनने वाली हो? तभी मोहित ने अनमोल की बगल में बैठते हुए कहा, समथिंग स्पेशल। दी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अनमोल अब तुम ही कुछ करो। अब अनमोल बोला, ओके। अच्छा मोहित, जयपुर में सबसे महंगी और डिजाइनर शोरूम कौन सा है? हम तीनों चलकर रिद्धि के लिए कुछ यूनिक सा खरीदते हैं, क्यों रिद्धि? तभी रिद्धि ने धीरे से कहा, जैसा आपको ठीक लगे। तो रिद्धि बोली, हम चेंज करके आते हैं। अब अनमोल ने रिद्धि के गाल को अपने होठों से छूकर कहा, ठीक है, जल्दी आना। मैं नहीं चाहता तुम मेरी आंखों से सामने से अब एक पल ही दूर रहो। रिद्धि तेजी से वहां से निकली और अनमोल वापस आकर सोफे पर बैठ गया। रिद्धि और मोहित कपड़े बदल कर आ गए। मोहित ने अनमोल से चलने को कहा तो अनमोल ने कहा, मोहित सॉरी टू से बट मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम और रिद्धि ले जाओ, मैं अपना क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ। तभी मोहित ने चिढ़कर कहा, बट तुम क्यों नहीं? तो अनमोल बोला, वो एक्चुअली अभी अभी मुझे कॉल आया है एंड कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स है जो मुझे चेक करने हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनमोल ने अपनी मजबूरी जताई। अब मोहित ने गुस्से से कहा, अनमोल आर यू मैड? आज तुम्हारी सगाई है दी के साथ और तुम आज भी वोट दे? तो अनमोल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मोहित प्लीज ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सिर्फ 2 घंटे की बात है, उसके बाद तुम लोगों के लिए वक्त ही वक्त है। अब मोहित ने कहा, लेकिन। तो रिद्धि बीच में ही बोल पड़ी, मोहित उन्हें कोई जरूरी काम होगा, हम समझ सकते हैं। एक काम करते हैं, तुम और हम साथ चलते हैं। तभी अनमोल ने कहा, थैंक्स रिद्धि, और हाँ तुम लोग अकेले मत जाओ, एक काम करो किसी को साथ ले जाओ। कहते हुए अनमोल ने नजर दुराई तो सामने से कमरे से आता कन्हैया दिखा। उसने कन्हैया को आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा, हे कन्हैया, रिद्धि को आज शाम के फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेस चाहिए, तुम मेरे लिए एक फेवर करोगे प्लीज? मोहित और रिद्धि को मार्केट लेकर जाना है, तुम मेरे साथ चले जाओगे? मैं जाता, लेकिन मुझे एक जरूरी काम आ गया, सो प्लीज। अब कन्हैया ने कहा, ठीक है। तो अनमोल बोला, थैंक्स यार, ये मेरा कार्ड है, बिल पे कर देना, और हाँ रिद्धि की पसंद का लेना। अब कन्हैया ने रिद्धि की तरफ देखकर कहा, अरे भाई तुम कैसे? मैं दे रहा हूँ ना, रख लो, हमारी तरफ से सगाई का तोहफा सही है। रिद्धि के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कन्हैया से रिद्धि की उदासी देखी नहीं जा रही थी, पर उसकी इस उदासी की वजह भी वही था। कुछ देर सब ओके। अनमोल ने कार्ड कन्हैया की तरफ बढ़ाकर कहा, रहने दीजिए, बिल हम चुका देंगे। कन्हैया ने कार्ड वापस लुटाते हुए कहा और वहां से चला गया। कन्हैया के पीछे पीछे मोहित और रिद्धि भी चली आई। कन्हैया अब गाड़ी में बैठा था। मोहित और रिद्धि आकर गाड़ी में बैठ गए। मोहित ने रजत को भी साथ चलने को कहा। चारों शोरूम पहुंचे। मोहित और रिद्धि डिजाइनर ड्रेसेस देख रहे थे। कुछ ही दूर खड़ा कन्हैया रिद्धि को देख रहा था। ड्रेस देखते हुए कन्हैया से रिद्धि की उदासी देखी नहीं जा रही थी, पर उसकी इस उदासी की वजह भी वही था। कुछ देर बाद रजत उसके पास आया और कहा, पहली बार ऐसा इंसान देखे हैं जो अपनी ही प्रेमिका की सगाई के लिए कपड़े खरीद रहा है, वो भी किसी और के लिए। अब कन्हैया ने सहजता से कहा, रजत हम इनके लिए जितना करें उतना कम होगा। तभी रजत बोला, अरे क्या किए हो तुम उनके लिए, ये जानते हुए भी कि वो अनमोल से नहीं तुमसे प्यार करती है, फिर काहे उसी किसी को होने दे रहे हो? हम होते ना तो या तो मार देते या मर जाते। अब कन्हैया ने कहा, मर तो हम भी रहे रजत, उनकी उदासी हर वक्त हमें ये एहसास दिलाती है कि ये सब की वजह हम हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उसका गुस्सा, लड़ना झगड़ना, अच्छी बुरी सब बातें सुन सकते हैं, पर जब उनकी नफरत हमारे हिस्से आती है तो पल पल मरने जैसा ही गुजरता है। रजत को कन्हैया की बात सुनकर दुख हुआ। अनजाने में ही सही उसने कन्हैया का दिल दुखा दिया। रजत बाहर चला गया। कन्हैया ने देखा रिद्धि को अब तक कुछ पसंद नहीं आया, तो वह उनके पास आया और दुकान वाले से कहा, भाई साहब
लड़की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लहंगे में लगती है, आप इन्हें कोई अच्छा लहंगा दिखाइए। तो दुकानदार बोला, जी भैया, कहकर दुकानदार लहंगा दिखाने लगा। रिद्धि ने सबसे कम कीमत वाला लहंगा पसंद किया। दुकानदार ने पैक करवा दिया। कन्हैया बैग रिद्धि को थमाकर काउंटर की तरफ बढ़ गया। तभी मोहित ने कहा, दी, आपकी सगाई है और आपने सिर्फ 13,000 का लहंगा पसंद किया, मतलब इतना सस्ता, व्हाट? रिद्धि मुस्कुराई और कन्हैया की तरफ इशारा करके कहा, सामने खड़े उस इंसान को देख रहे हो? वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ज़्यादा कीमत का खरीदते तो बिना किसी झिझक के उसके पैसे भर देते, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। उनके लिए पैसों का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब तीनों बाहर आए। रजत पहले से गाड़ी में बैठा था। रिद्धि ने उसे बाहर आने को कहा। रजत बाहर आया तो रिद्धि सबको लेकर सामने शॉप में लेकर चली गई और दोनों के लिए कपड़े दिखाने को कहा। रजत के लिए जीन्स और डार्क ग्रीन शर्ट खरीदा। कन्हैया के लिए काले रंग का कुर्ता पजामा। बिल रिद्धि ने ही पे किया और चारों घर आ गए। कन्हैया काम में अनूप जी की मदद करने लगा। शाम को रजत गार्डन में कुर्सी पर अकेला बैठा कन्हैया और रिद्धि के बारे में सोचने लगा। रिद्धि अपने कमरे में आई। उसने बैग से वह लहंगा निकाला और उसे छूकर महसूस करने लगी। आंखों से आंसू बहकर गिरने लगे। कन्हैया से दूर जाने का दर्द असहनीय था, जो रिद्धि की आंखों से बह रहा था। दरवाजे पर खड़े अनूप जी ने देखा और खामोशी से बिना रिद्धि से कुछ कहे चले गए। मोहित ने रजत को बगीचे में अकेले बैठा देखा तो उनके पास चला आया और कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, व्हाट्सअप चिरकुट, इतना चुप चुप कैसे बैठे हो? क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? रजत ने मोहित से पास बैठने का इशारा किया। मोहित उसकी बगल में बैठ गया और कहा, अब बता भी दो, और कितना भाव खाओगे? अब रजत ने कहा, एक को समस्या है, तुम नहीं समझोगे। तभी मोहित अपनी तारीफ में बोला, अरे बताओ तो सही, मोहित द ग्रेट के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो रजत ने कहा, हमारा एक दोस्त है, वो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो लड़की भी उससे उतना ही प्यार करती है। तभी मोहित समझ की स्थिति में बोला, हाँ तो इसमें कौन सी समस्या, हर कोई किसी ना किसी से प्यार करता ही है। तो रजत ने कहा, वो लड़की की शादी अब किसी और से हो रही है, समझ नहीं आ रहा शादी कैसे रोके। अब मोहित बोला, अरे तुम हो ना उसके दोस्त, तुम किस दिन काम आओगे? अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा दूसरा लड़का? तो रजत ने कहा, राइमिंग नहीं बनी। तभी मोहित बोला, राइमिंग छोड़ो, दोस्त के बारे में सोचो। तुम जाकर सीधा सीधा लड़की को बोल दो और लड़की के बाप को बोल दो। अब रजत ने कहा, उसका बाप हमारे दोस्त को पसंद नहीं करता और हम कहने गए तो हो सकता है बात और बिगड़ जाए। तभी मोहित अपनी ही धुन में बोला, अरे क्या कर लेगा वो बुड्ढा, ज्यादा से ज्यादा दो इमोशनल डायलॉग मार देगा। खानदान की इज्जत, लोगों की बातें एट ऑल, बदले में तुम 4 लोग चिपका देना और फिर भी नहीं माने तो 2 कटाप धर देना कान के नीचे, अपने आप बूढ़े को अक्ल आ जाएगी। अब रजत ने मन ही मन कहा, कैसा लड़का है, अपने ही बाप को पीटने की बात कर रहा है। और फिर मोहित का हाथ पकड़ कर कहा, इसके अलावा कोई और आइडिया है? तो मोहित ने सहकर कहा, एक आइडिया है। अब रजत बोला, क्या, जल्दी बताओ। तभी मोहित ने कहा, अगर दूल्हा शादी में पहुंचा ही नहीं तो शादी कैंसिल। तो रजत ने हैरानी से कहा, मतलब? अब मोहित ने समझाते हुए कहा, अरे बुद्धू, जिस लड़के से तुम्हारी भाभी की शादी होने वाली है उसको उठा लो। शादी वाले दिन अगर दूल्हा नहीं होगा तो शादी कैसे होगी, सोचो। रजत उठा और तैयार होने चला गया। कन्हैया ने रिद्धि के लाए कपड़े को पहना, बहुत खूबसूरत लग रहा था। रजत ने भी कपड़े पहने और गले में अपना गमछा डालकर बाहर आ गया। रजत होश में आया तो उसे याद आया कि उसे अनमोल का काम भी करना है। मेहमान आने लगे थे। रजत सबसे नजरें बचाते हुए अनमोल के कमरे में आया। रजत को वहां देखकर अनमोल चौंक गया और कहा, तभी अनमोल बोला, अरे रजत, तुम यहाँ? अच्छा ये बताओ कैसा लग रहा हूँ? तो रजत ने कहा, अरे भैया, बहुत कटाप लग रहे हो तुम, मतलब एकदम ही गजब ही उड़ा रहे हो तुम तो, एक को काला टीका लगा दूं तुम्हारी गर्दन पे। कहकर रजत ने अपना अंगूठा अनमोल की गर्दन पर लगाया। अनमोल को समझ पाता, इससे पहले उसकी आंखों के आगे अंधेरा आया और वह गिर पड़ा। गर्दन की एक खास नस होती है जिसे दबाने पर इंसान कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। रजत ने अनमोल को सोफे पर लिटाया और कंबल उड़ा दी। इतने में किसी ने आकर अनमोल कहा, अनमोल कहाँ है? रजत एक बार को घबरा गया और फिर खुद को संयत करके वो बोला, अनमोल तो अभी भी बाहर गया है। तो वो आदमी बोला, अच्छा ठीक है, कहकर आदमी जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अगले ही पल वापस पलटा और कहा, ये सोफे पर कौन लेटा है? अब रजत ने कहा, अरे ये फूफा जी है, पेट खराब है इनका, खुशी खुशी में ज्यादा खा लिए थे। तो वह आदमी बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आओ, सगाई शुरू होने वाली है, कहकर आदमी चला गया। उसके जाते ही रजत ने चैन की सांस ली और कमरे को बंद करके बाहर आकर मेहमानों में शामिल हो गया।
रजत मन ही मन महादेव से सब ठीक होने की कामना कर रहा था और आकर कन्हैया की बगल में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद रिद्धि आई। गुलाबी लहंगे में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि कन्हैया तो बस देखता ही रह गया। वह जैसे ही नजर रिद्धि की उदास आंखों पर पड़ी, वह भी उदास हो गया। सभी मौजूद थे, बस अनमोल कहीं नजर नहीं आ रहा था। इंतजार करते करते आधा घंटा निकल गया, लेकिन अनमोल नहीं आया। उसे फोन किया तो फोन का जो कोई जवाब नहीं। सभी परेशान हो गए। रजत मन ही मन खुश हो रहा था कि तभी अनमोल आ पहुंचा। उसकी बदहवास हालात देखकर सब हैरान थे। अनमोल ने आते ही रजत को देखा तो उसे अपने पास बुलाकर अनूप जी को सारी बातें बता दी। रिधि के साथ साथ सब हैरान थे। मोहित को एक कोने में छुप गया। यह आइडिया उसी ने तो दिया था रजत को, लेकिन वो उसके घर में इस्तेमाल करेगा किसे पता था। रजत की इस हरकत पर कन्हैया ने अपना सर पकड़ लिया। कन्हैया कोई तमाशा नहीं चाहता था और रजत ने इतना बड़ा कांड कर दिया। अनूप जी रजत के पास आए और गुस्से से उसकी बाहें पकड़कर कहा, क्यों किया ये सब तुमने? अरे तो और क्या करते हम? रजत ने झटके से अनूप जी के हाथ से अपनी बाहें छुड़ाकर कहा। सब रजत की तरफ देखने लगे। रिधि भी स्तब्ध थी। रजत ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, तो क्या करते हम? ये जो यहाँ खड़ी है, रिधि जी अनमोल से नहीं किसी और से प्यार करती है। और ये प्यार आज का नहीं बल्कि 14 सालों का प्यार है। तुम्हारी खुशी की खातिर वो हंसते हंसते अनमोल से शादी करने को तैयार हो गई। जिससे ये प्यार करती है वो कोई और नहीं, हमारे भैया है, कन्हैया भैया। अरे बचपन से उनको इंतजार करते देखते आए हैं, ऐसे कैसे अलग हो जाने दे दोनों को? और हमारे भैया तो रिधि जी से महान निकले। अब उनको पता चला कि आपकी खुशी इन सब में है, तो आपकी खुशी की खातिर अपने प्यार को बुला दिया उन्होंने, ताकि रिधि जी को उनके पापा का प्यार मिल सके। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे खुशी की खातिर एक दूसरे को दर्द दे दिया। अनमोल को यहाँ आने से रोकने का सिर्फ एक ही मकसद रहा, हमारी रिद्धि बोझाई और भैया मिल जाए। रजत की बात सुनकर सबको झटका लगा। मोहित को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अनूप जी ने कहा, ये सब क्या बकवास है? रजत ने रिद्धि की तरफ देखा तो उसने नाम में गर्दन हिलाकर रजत को आगे ना बोलने का इशारा किया। उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। रजत को उसके आंसू देखकर तकलीफ हुई, लेकिन उसने कहा, नहीं भाभी, आज हम ना रुकी। और फिर अनूप जी की तरफ पलट कर कहा, सर, रिद्धि जी आपसे इतना प्यार करती है कि आपकी खुशी के लिए वो आपके चुने लड़के की शादी कर लेगी, पर वो कभी खुश नहीं रहेगी। आपके सामने, लोगों के सामने एक पल के लिए खुश रहने का नाटक करेगी, तो ये नाटक उनको जिंदगी भर करना पड़ेगा। लेकिन उनकी आंखें इसी तरह आंसुओं से भरी रहेगी। तभी अनूप जी ने गुस्से से रिद्धि से पूछा, रिद्धि, क्या अनमोल आपके लिए सही नहीं है? रिद्धि खामोश खड़ी रही। तो अनूप जी ने फिर से कहा, रिद्धि, हमने पूछा अनमोल आपको पसंद है या नहीं? रिद्धि ने नाम में गर्दन हिला दी। अनूप जी ने देखा तो पास रखी कुर्सी पर धड़ाम से गिर पड़े। रिद्धि जैसे ही आगे बढ़ी, अनूप जी ने हाथ दिखाकर उसे रोक लिया। रिद्धि की आंखों से आंसू बहने लगे। रजत अनूप जी के पास आया और उनके पास बैठकर कहने लगा, सर चुप मत रहिए। सर, ये दो लोगों की जिंदगी का सवाल है। ऐसे चुप रहेंगे तो उन लोगों को लगेगा कि उनका प्यार गलत है। हमारे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं सर, पर वो रिद्धि जी को बहुत खुश रखेंगे सर। उनको अलग नहीं करो सर। रजत की आंखों से आंसू छलक आए। अनूप जी उठे और गुस्से से कन्हैया की तरफ बढ़े। उन्होंने कन्हैया का हाथ पकड़ा और खींचते हुए सबके बीच लाए। अनूप जी ने कन्हैया को रिद्धि के सामने करके कहा, तो ये है आपकी पसंद रिद्धि? रिद्धि ने अपनी भीगी पलकें उठाकर कन्हैया को देखा। दर्द भरी आंखों से होकर चेहरे पर उतर आया था। कन्हैया ने अनूप जी की तरफ देखा तो वे कहने लगी, जब इसे पहली बार देखा था तभी हमें समझ आ गया था कि यह लड़का बेंगलुरु आपके लिए आया है। जब इसने गुप्ता जी के बारे में बताया तो पहली बार हमने इसकी आंखों में गुस्सा देखा, रिद्धि की हिफाजत के लिए। जब हमने इससे कहा कि हमें उदयपुर से नफरत है, तब एक बेचैनी देखी हमने उसकी आंखों में और बातों में। रिद्धि के लिए हमने हमेशा प्यार और सम्मान देखा। हमें लगा ये यहाँ नहीं आएगा, पर ये आया और इसके यहाँ आने के बाद ही हमें एहसास हुआ कि रिद्धि भी इसे इतना ही प्यार करती है जितना ये रिद्धि से। रिद्धि की एक खांसी पर से ये इतना तड़प उठा, ये हमने देखा। रस्म के सब में सब मौजूद थे, पर रिद्धि की नजरें इसे ढूंढ रही थी। एक मामूली से लहंगे को अपने हाथों से लेकर जब हमारी बेटी को हमने आंसू बहाते देखा, तब हमें समझ आया कि हमसे गलती हुई। रिद्धि के लिए कन्हैया से अच्छा लड़का हो ही नहीं सकता। अनूप जी की बातें सुनकर सब हैरान थे। रजत की आंखों से तो आंसू आ गए। उसकी आखिरी कोशिश कामयाब होती नजर आ रही थी। रिद्धि की आंखों से आंसू डर झरझर बहते आ रहे थे। वह कभी अनूप जी तो कभी कन्हैया को देखती। अनूप जी ने पंडित जी की ओर देखकर कहा, पंडित जी, अंगूठियां लाइए। पंडित जी अंगूठी ले आए। अनूप जी की बातें सही थी और शायद इसीलिए अनमोल और उसके घर वाले खामोश थे।
अनूप जी ने थाली से अंगूठी उठाई और कन्हैया के हाथों में थमाकर कहा, पहना दे रिद्धि को अंगूठी, कर दे ये वनवास खत्म। कन्हैया की आंखों में आंसू भर आए। वह अनूप जी के पैरों को छूने लगा तो अनूप जी ने उसे रोककर गले लगा लिया और कहा, एक पिता चाहता है कि उसकी बेटी को ऐसा लड़का मिले जो उसे खुश रखे, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। पर तुमने तो उसकी खुशी के लिए उसी को छोड़ने का फैसला कर लिया। इससे प्यार और क्या होगा बेटा? जा पहना दे इसे अंगूठी और ले जा इसे उसे वापस अपनी दुनिया में। कन्हैया ने अपनी आंसू पोंछे और रिद्धि की तरफ बढ़ा। रिद्धि की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कन्हैया ने उसके कांपते हाथों को अपने हाथ में लिया और अंगूठी पहना दी। वंदना जी ने अपने आंसू पोंछे और रिद्धि के पास आकर अंगूठी उसकी तरफ बढ़ा दी। रिद्धि ने एक नजर अनमोल पर डाली तो अनमोल मुस्कुराते उसके पास आया और कहा, प्यार तो तुम दोनों का है रिद्धि, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में एक चुनौती बनकर आया था। कन्हैया तुम्हारे लिए परफेक्ट है पगली। एक बार कहा होता मैं तुम्हारे दिल के प्रेमी से मिलवा देता। बस एक वादा करो कि इन आंखों में अब कभी आंसू ना आए। रिद्धि अनमोल के गले लग गई तो अनमोल ने कहा, रिद्धि कन्हैया को रिंग पहना दो, अपने दिल के प्रेमी को अपना लो। रिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और अंगूठी कन्हैया की उंगली में पहना दी। रजत ने देखा तो अपने आंसू पोंछे। अनूप जी ने उसे खींचकर गले लगाते हुए कहा, अरे क्या यार रजत, पहले सबको इमोशनल किया और अब खुद ही तुम आदमी टेढ़े हो पर बातें सारी सीधी करते हो। रजत मुस्कुरा उठा और अपनी आंखें पहुंच ली। कन्हैया और रिद्धि आंखों में आंसू भरे एक दूसरे के सामने खड़े थे। कन्हैया ने अपनी पलकें झपकाई तो रिद्धि उसके सीने से जा लगी। कन्हैया ने भी उसे अपने सीने से लगाकर आंखें मूंद ली। इतने दर्द के बाद दोनों एक दूसरे के हो गए। एक दर्द भरे सफर के बाद आखिरकार रिद्धि और कन्हैया को उनका प्यार मिल गया। दोनों ने कितना ही वक्त एक दूसरे की यादों में तन्हा गुजारा था, पर वो कहते हैं ना, सच्चे प्यार में भले 100 मुश्किलें आए, प्यार करने वाले आखिर में मिल ही जाते हैं। अब सभी खुश थे। तभी अनूप जी मुस्कुराते उन दोनों के पास आए और उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, आप खुश हो ना? रिद्धि अनूप जी के सीने से जा लगी। अनूप जी ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और फिर अनमोल की ओर बढ़े। उन्होंने अनमोल के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे, माफ करना बेटा, रिद्धि की मर्जी जाने भी नहीं हमने आप दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। आज जो हुआ है उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं बेटा, पर रिद्धि के साथ अब और कठोर होना नहीं चाहते। तभी अनमोल ने मुस्कुरा कर कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? रिद्धि सबसे पहले मेरी एक अच्छी दोस्त है। ऐसे वक्त में इसे समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ ये सच है कि मैं रिद्धि को पसंद करता हूँ, लेकिन रिद्धि की खुशी कन्हैया में है और उससे ये खुशी मैं कभी छीनूंगा नहीं। आई एम सो हैप्पी फॉर रिद्धि। उसे उसका प्यार मिल गया, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है भला? और क्या हो सकता है? अनमोल की बात सुनकर रिद्धि उसके पास आई और गले लगते हुए कहा, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अनमोल, आप बहुत अच्छे दोस्त हो। अब अनमोल बोला, अगर तुमने आज शाम कन्हैया के बारे में बताया नहीं होता तो मैं शायद ये सगाई कर लेता, पर तुम दोनों की जर्नी इतनी टफ रही है ना, इसलिए मैंने अपने दिल को समझा लिया। अब हमेशा खुश रहना अपने कन्हैया के साथ। रिद्धि अनमोल से दूर होकर कायरा जी की तरफ बढ़ गई। उसने अपने हाथ में पहनाया हुआ कंगन उतार कर जब कायरा जी की ओर बढ़ाया तो कायरा जी ने कंगन वापस रिद्धि को पहना दिया और कहा, इसे एक बार पहनने के बाद उतारा नहीं करते। बहू ना से बेटी समझकर ये तोहफा हमारी तरफ से रख लो। रिद्धि की आंखों से आंसू निकल आए तो कायरा जी ने रिद्धि के आंसू पहुंचते हुए कहा, इतनी प्यारी आंखों से आंसू अच्छे नहीं लगते बेटा, चलो मुस्कुराओ। कायरा जी की बात पर रिद्धि मुस्कुरा दी। अनमोल आया और कहा, रिद्धि तो अब कन्हैया की हो चुकी सगाई, मेरी सगाई तो दूरी रह गई। कुछ देर बाद परिवार के बाकी सदस्य भी शामिल हो गए। रिद्धि और कन्हैया की नजरें तो बस एक दूसरे पर ही थी। मेहमान सभी खाना खाने में व्यस्त थे, कुछ वहां रुककर डांस देख रहे थे। अनूप जी ने सामने खड़े कन्हैया को देखा तो मुस्कुराते उसकी तरफ बढ़े और कहा, हमेशा खुश रहो बेटा, अनजाने में हमसे कोई भूल हुई है तो हमें माफ कर देना बेटा। तो कन्हैया ने कहा, आप माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए हमें, रिद्धि जी को हम हमेशा खुश रखेंगे। तभी अनूप जी बोले, शुक्रिया बेटा। अनूप जी कन्हैया से दूर हुए। सभी मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। रिद्धि नहीं खा रही थी। वह कन्हैया को देखती तो कभी खाने को। अनमोल ने देखा और फिर उसकी नजर टेबल के नीचे गई जहां कन्हैया ने एक हाथ से रिद्धि का हाथ पकड़ा हुआ था और खुद मजे से दूसरे हाथ से खा रहा था। अनमोल मुस्कुरा उठा। रिद्धि को खाते ना देखकर अनूप जी ने कहा, रिद्धि क्या बात है बेटा, आप खा क्यों नहीं रही हो? अनमोल मुस्कुराया और कहा, होने वाले दामाद इसका हाथ छोड़ेंगे तभी तो खाएगी ना बेचारी। अनमोल की बातें सुनकर कन्हैया ने तुरंत रिद्धि का हाथ छोड़ दिया। अनमोल की बातें सुनकर एकता ने कहा, अनमोल अब तो लगता है कन्हैया एक पल के लिए भी रिद्धि को अपनी नजरों से दूर करना नहीं चाहता।
एकता की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े और कन्हैया चौंक गया। उसने रिद्धि की तरफ देखकर मन ही मन कहा, अगर हमारा बस चले तो हम जिंदगी भर आपको अपने सामने बैठाकर बस ऐसे ही देखते रहे। कन्हैया को रिद्धि की ओर देखता पाकर अनूप जी ने कहा, अगर कन्हैया चाहो तो कल ही हम कन्हैया और रिद्धि की शादी करवा देते हैं। तभी कन्हैया ने झेंपते हुए कहा, नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं है। तो सभी हंसने लगे। रिद्धि भी मुस्कुरा उठी और उसके बाद कन्हैया ने अपने हाथों से रिद्धि को खाना खिलाया। कन्हैया इतने प्यार से खिला रहा था कि सबके नजरें बस उन दोनों पर ठहर गई। खाना खत्म होने के बाद अनूप जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया, हम आपके घर वालों से मिलना चाहते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में आपकी और रिद्धि की सगाई हो गई। उन्हें पता चला तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं आप उन्हें बुलाएं। उनसे बात करके हमें उन्हें रिश्ते के बारे के मनाएं। अनूप जी की बातें सुनकर कन्हैया मुस्कुराया और कहा, सर, आई बाबा को सब पता है। हम बेंगलुरु रिद्धि को लेने आए थे। आई ने तो उदयपुर से पहले दिन ही रिद्धि को अपनी बहू मान लिया था। जब उन्हें पता चला तो वे लोग बहुत खुश होंगे। कन्हैया की बातें सुनकर अनूप जी ने कहा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और सुनो, आज से ये सर बुलाना बंद करो। आप रिद्धि की तरह में पापा कहकर बुला सकते हो। तो कन्हैया ने ना हाँ में गर्दन हिला दी। अब रिद्धि ने धीरे से कहा, हम चाहते हैं शादी बेंगलुरु में हो। तभी अनूप जी बोले, जैसा आपको ठीक लगे बेटा। हम कल ही पंडित जी से बात कर लेते हैं और फिर शादी का मुहूर्त निकलवा देते हैं। अब रिद्धि ने कहा, पापा, एक बात और कहनी है। तो अनूप जी ने प्यार से कहा, कहो। अब रिद्धि बोली, अब एक बार बेंगलुरु जाकर सारा काम समेटना चाहते हैं। बहुत से जरूरी काम है जिनको पूरा करना है। अगर आप परमिशन दे तो हम जाना चाहेंगे। तो अनूप जी ने कहा, इसमें परमिशन की क्या बात है बेटा। आपके साथ साथ हम भी बेंगलुरु चलते हैं। कन्हैया के घर वालों से भी मिल लेंगे और अच्छा है, सबके साथ थोड़ा वक्त बिताने को भी मिल जाएगा और फिर शादी भी वहीं करनी है। कन्हैया प्लेट रखकर गेस्ट रूम में चला गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। खुशी इतनी ज्यादा थी कि नींद किसे आती। मेहुल और अनमोल सो चुके थे। कन्हैया ने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। रिद्धि से बात करना चाहता था, लेकिन इस वक्त उस फोन करना सही नहीं रहेगा। यही सोच रहा था कि कन्हैया का फोन बजने लगा। कन्हैया ने फोन देखा तो हैरानी हुई। फोन रिद्धि का ही था। कन्हैया ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, जल्दी से मेन गेट के बाहर आइए। कन्हैया कुछ कहता इससे पहले ही फोन कट गया। रिद्धि ने इस वक्त उसे घर से बाहर क्यों बुलाया है, सोचकर कन्हैया परेशान हो गया। वह धीरे से छुप कर बाहर आया। दरवाजे पर आया तो रिद्धि ने उसका हाथ पकड़कर साइड में खींचते हुए कहा, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, पर आप इस वक्त यहाँ? कन्हैया अब भी असमझ की स्थिति में था। तो रिद्धि बोली, बताते हैं, आइए। कहकर रिद्धि कन्हैया का हाथ पकड़कर पास वाली गली में लेकर गई जहां एक बाइक खड़ी थी। उसने चाबी कन्हैया की ओर बढ़ाकर कहा, ड्राइव पर चले? रिद्धि ने इतने प्यार से पूछा कि कन्हैया उसे ना नहीं कर पाया। उसने बाइक स्टार्ट की और रिद्धि को बैठने का इशारा किया। रिद्धि कन्हैया के पीछे आ बैठी। कन्हैया ने बाइक रास्ते पर बढ़ा दी। रात का तीसरा पहर, सुनसान सड़कें और दो धड़कते दिलों के साथ खामोश लोग। रिद्धि और कन्हैया दोनों ही चुप थे। क्या कहें क्या ना कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हवा के ठंडे थपेड़ों को रिद्धि आंखें बंद किए हुए महसूस कर रही थी। उसका एक हाथ कन्हैया के कंधे पर तो दूसरा हाथ उसकी कमर से लिपटा हुआ था। कन्हैया उस एहसास को अंदर तक महसूस कर रहा था, पर खामोश था। रिद्धि के साथ ये उसका पहला सफर था जब उसके मन में कोई उलझन नहीं थी। कन्हैया मुस्कुराते हुए बाइक चला रहा था। एक नहर किनारे जाकर उसने बाइक रो दी। रिद्धि बाइक से उतरी और कन्हैया के साथ आकर नहर किनारे बैठ गई। नहर का पानी चांद की रोशनी से सरोबार था, शांत इतना कि कन्हैया और रिद्धि की झलक पानी में साफ साफ दिखाई दे रही थी। मन में उथल पुथल मची हुई थी। रिद्धि ने देखा तो उसने सामने देखते हुए अपना हाथ कन्हैया के हाथ पर रख दिया और कहा, पूछ लीजिए जो पूछना है। तभी कन्हैया ने हैरानी से कहा, आपको कैसे पता हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? जब आप उलझन में होते हैं तो आपकी पलकें बहुत झपकती है। तो रिद्धि ने सहजता से कहा, रिद्धि वो अब रिद्धि ने कहा, आप हमें राधु कहकर बुला सकते हैं। तभी कन्हैया ने रिद्धि की आंखों में देखते हुए कहा, राधु, हम जानना चाहते हैं क्या ये हकीकत है, आपका और हमारा मिलन? अब रिद्धि ने बेचैनी से कहा, क्या आपको अब भी यकीन नहीं है कि हम साथ हैं, या फिर से आप एक बार एक और वनवास चाहते हैं? कन्हैया ने रिद्धि के मुंह पर हाथ रखा और कहा, फिर से ये लफ्ज अपने मुंह पर मत कहिएगा। आप जानती है, यहाँ तक आते आते ना जाने कितनी बार टूटा है ये दिल। रिद्धि ने कन्हैया के हाथों को अपने दोनों नाजुक हाथों में लिया और कहने लगी, ये सब हकीकत है कन्हैया। हम वादा करते हैं, आज के बाद आपका दिल कभी नहीं टूटेगा। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, यूं ही। अब हमारी जिंदगी में कोई वनवास नहीं होगा। भले हम दूर थे पर दिल से हमेशा एक दूसरे के पास रहे।
और यही हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात है। बीते सालों का दर्द भूलकर हमारे आने वाली नई जिंदगी के बारे में सोचिए, सब अच्छा होगा। कन्हैया ने रिद्धि के हाथ पर अपने होठ रख दिए और कहा, आप साथ रहेगी तो और कुछ नहीं चाहिए। तभी रिद्धि ने कहा, अच्छा ये बताइए, आपकी आई बाबा से बात हुई? बेंगलुरु कब आ रहे हैं वो लोग? उन्हें हमारी सगाई के बारे में बताया? अब कन्हैया ने कहा, आपको लगता है रजत के पेट में ये बात टिकेगी? अब तक तो उसने पूरे उदयपुर को बता दिया होगा। रात बहुत हो गई है, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई। कल सुबह बात करेंगे। तो रिद्धि बेचैनी से बोली, उनसे जल्दी आने का कह दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। अब कन्हैया ने कहा, इतनी जल्दी शादी? अभी कल ही सगाई हुई है। राधु और बाकी लवर्स की तरह हम भी आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, एक ही नारियल पानी साथ में पीना चाहते हैं, साथ में बैठकर थिएटर में फिल्म देखनी है, बहुत कुछ करना है अभी तो। रिद्धि ने दोनों हाथों से कन्हैया की बांह थाम ली और अपना सर उसके कंधे पर टिकाकर उदासी से कहा, कन्हैया, हम भी ये सब करना चाहते हैं, पर आपको इतनी बार खो चुके हैं तो डर लगता है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद जैसा आप रखेंगे हम तैयार हैं। कहते हुए रिद्धि की आंखें नम हो गई। कन्हैया ने रिद्धि के बालों को सहलाते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप चाहेगी वैसा ही होगा। रिद्धि कन्हैया के कंधे पर सर रखे झील के पानी को निहारती रही। हवा से उड़कर उसके बाल गालों पर आते तो कन्हैया उतना ही सहजता से रिद्धि के बालों को सहेज देता। वो पल इतना खूबसूरत था कि दोनों सब भूलकर एक दूसरे के साथ को महसूस करते हुए बैठे थे। रिद्धि बीती वक्त की बातें कन्हैया को बताती गई और कन्हैया उसके हाथ को थामे सुनता गया। जब तक बातें खत्म हो गई तो सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद रिद्धि ने कहा, आप जानते हैं हम आपको खड़ूस क्यों बुलाते हैं? रिद्धि की बात सुनकर कन्हैया ने नाम में गर्दन हिला दी। तो रिद्धि ने सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप बिल्कुल रोमांटिक नहीं हैं। आप इतनी सीरियस शक्ल बनाकर रखते हैं कि कोई लड़की आपके पास आने से पहले ही डर जाएगी। तभी कन्हैया ने रिद्धि की तरफ देखकर कहा, पर आप तो नहीं डरती, बल्कि इतनी रात को भी हमारे साथ अकेली चली आई। तभी रिद्धि बोली, हाँ, क्योंकि हमें पता था आप कुछ नहीं करेंगे। कहकर रिद्धि हंसने लगी। कन्हैया ने मन खुद से कहा, साला ये तो बेइज्जती हो गई। कन्हैया ने रिद्धि को अपनी ओर खींचकर अपनी आंखों के सामने कर लिया, बिल्कुल अपने पास। कन्हैया की सांसें रिद्धि को महसूस कर रही थी, पर अचानक ये सब देखकर उसके पसीने आने लगे। कन्हैया लगातार उसकी आंखों में देखकर रिद्धि की बेचैनी बढ़ा रहा था। रिद्धि का दिल जोरों से धड़क रहा था। रिद्धि की हालात देखकर कन्हैया की हंसी निकल गई। उसने रिद्धि को छोड़ दिया और हंसने लगा। कन्हैया को हंसता देखकर रिद्धि चेंप गई। कन्हैया ने रिद्धि के माथे पर आए पसीने की बूंद अपनी उंगली से पहुंचकर कहा, हमारी एक नजर से आपका ये हाल, और कहती हम रोमांटिक नहीं हैं। रिद्धि कन्हैया की इस शरारत पर गुस्सा होकर दूसरी तरफ देखने लगी। कन्हैया ने देखा तो अपने कान पकड़कर सॉरी कहने लगा, लेकिन रिद्धि नहीं मानी। आज ही तो उसे मौका मिला था कन्हैया से नाराज होने का। अब तो वह बस देखना चाहती थी कि उसका खड़ूस उसे कैसे मनाता है। कन्हैया ने कोशिश की पर रिद्धि को नहीं मना पाया और आखिर में कहा, अच्छा आप ही बता दीजिए कैसे मानेगी? आपको हमें गाना सुनाना होगा। रिद्धि ने कन्हैया की तरफ देखकर कहा। अब कन्हैया ने कहा, गाना? हमारी आवाज बहुत खराब है, कुछ और बताइए। नहीं, आपको गाना ही पड़ेगा, वरना हम नहीं मानेंगे। रिद्धि ने कहकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और मन ही मन कन्हैया की हालात पर खुश हो रही थी। अब कन्हैया ने कहा और गाने लगा, ठीक है। रिद्धि ने सुना तो खुशी से पलट कर कन्हैया के गले लग गई और कहा, आप बहुत अच्छा गाते हैं, क्या आप हमेशा हमें कुछ सुनाएंगे हमेशा? तभी कन्हैया ने कहा, मतलब आप हमेशा हमसे रूठेगी? अब रिद्धि बोले, नहीं, पर आपकी आवाज़ अपने कानों में हमेशा महसूस करना चाहते हैं। आप गाएंगे ना हमारे के लिए? कन्हैया ने रिद्धि का चेहरा अपने हाथों में थाम लिए और कहा, हम्म। रिद्धि ने एक बार फिर अपना सर कन्हैया के सीने से लगा लिया। सुबह के 5 बजे तक दोनों वहीं बैठे रहे और फिर कन्हैया ने घड़ी देखते हुए कहा, राधु, अब हमें चलना चाहिए। रिद्धि उठी और दोनों घर आ गए। घर आकर रिद्धि और कन्हैया ने सबके साथ मिलकर अपने बैग पैक किए और बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए। अनमोल अपनी फैमिली के साथ दिल्ली के लिए निकल गया। अनूप जी, वंदना जी, मोनू और मोहित एक गाड़ी में रवाना हुए। रिद्धि, कन्हैया, मेहुल एक था और रजत एक गाड़ी में। देर रात तक सारे बेंगलुरु वाले घर में पहुंचे। खाना सबने बाहर खा लिया था। मेहुल और एकता अपने अपने घर चले गए। सफर की थकान की वजह से सभी सोने चले गए। सुबह सुबह जब रजत का फोन बजा तो उसने फोन उठाया और कहा, हेलो। इतनी सुबह सुबह कौन? वहीं दूसरी तरफ से आवाज आई, हम तुम्हारी अम्मा बोल रहे हैं। हमें उदयपुर से यहाँ बुला के खुद आराम से सोए रहे हो। कितनी गर्मी है, यहाँ जल्दी से आ। आई की आवाज सुनकर रजत की नींद एक झटके में खुल गई। उसने आंखें मसलते हुए कहा, उधर ही रुको, हम आते हैं।
रजत ने देखा कन्हैया सो रहा है। उसने उसे उठाना जरूरी नहीं समझा। बाहर आया तो देखा काका पौधों में पानी दे रहे थे। रजत ने उनसे गाड़ी की चाबी मांगी और गाड़ी बाहर निकाली। अब आई बाबा, रजत और कनशिका भी गाड़ी से उतरे। अनूप जी, वंदना जी, कन्हैया और रिधि उन्हें लेने बाहर आए। रिधि ने आकर आई बाबा के पांव छुए। उसे देखते ही आई के चेहरे पर खुशी छा गई। बाबा और आई रिधि के माँ पापा से मिले तो जाना कि वे दोनों बहुत भले लोग हैं। अनूप जी सबको अंदर ले आए। कनशिका गाड़ी से सामान निकालने में रजत की मदद करने रुक गई। रजत गाड़ी से उतरा और बाहर आया। उसने अपना हाथ अपने सर से लगाया हुआ था। उसे देखकर कनशिका ने मुस्कुराकर कहा, कहा भैया, अभी से सर में दर्द होने लगा? अनूप जी और वंदना जी का सरल व्यवहार देखकर आई बाबा के मन से बड़े शहर का डर भी जाता रहा। अनूप जी ने बाबा से कन्हैया और रिधि की शादी की बात की तो आई बाबा ने अपनी तरफ से सहमति दे दी। सबने नाश्ता किया। अनूप जी ने आई बाबा से कुछ देर आराम करने को कहा। कनशिका रिधि के साथ उसके कमरे में चली आई ताकि अपनी होने वाली भाभी से बात कर सके। आई बाबा, कन्हैया और रजत गेस्ट रूम में आ गए। बाबा कुछ देर के लिए लेट गए, लेकिन अपनी आई को कहाँ आराम था। उसने बैग खोला और एक बड़ा सा पैकेट उसमें से निकाला, उस जिसमें रिधि के लिए उसकी शादी का जोड़ा था। आई ने कन्हैया को वह जोड़ा दिखाया और गहने भी जो वह रिधि के लिए लेकर आए थे। रजत ने देखा तो आई के पास बैठते हुए कहा, और हमारे लिए? तो आई बोले, अरे रुको, तुम्हारे लिए भी लाए हैं। कहते हुए आई ने एक पैकेट रजत की तरफ बढ़ा दिया। रजत ने जल्दी से खोलकर देखा तो उसमें एक सफेद रंग की गुलाबी फूलों वाली शर्ट थी। रजत को वह शर्ट बहुत पसंद आई। उसने आई को थैंक यू कहा। आई कन्हैया और रिधि के लिए बहुत खुश थी। अब तो बस वह जल्द से जल्द रिधि को अपनी बहू बनाकर उदयपुर ले जाना चाहती थी। दोपहर के खाने के बाद वंदना जी ने आई को मार्केट चलने को कहा। अनूप जी बाबा को रिधि का ऑफिस और बेंगलुरु घुमाने ले गए। आई ने रिधि और कन्हैया को भी साथ चलने को कहा। सभी बेंगलुरु के बड़े मॉल में पहुंचे और खरीदारी करने लगे। हर कोई रजत को देखकर हंस रहा था। रिधि ने देखा तो रजत को अपने साथ एक शॉप में ले गई और नया शर्ट खरीद कर पहनने को दिया और कहा, अब कोई आपसे कहे ना तो कह देना, चेंज मत करना, कहना भाभी ने दिया है। तो रजत मुस्कुरा दिया। वंदना जी और आई ने अपने लिए साड़ियां देखने में बिजी थे। मॉल के चौथे माले पर थिएटर था। रजत ने फिल्म की 2 टिकटें बुक की और लेकर कन्हैया रिधि के पास आकर टिकट उन्हें देते हुए कहा, ये लो टिकट और जाकर फिल्म देखो। तभी कन्हैया ने कहा, लेकिन आई और आंटी जी? अब रजत ने बोला, अरे इन बुड्ढियों में तुम्हारा क्या काम, तुम एंजॉय करो, इनको हम संभाल लेंगे, और फिर भाभी का भी तो मन होगा ना तुम्हारे साथ फिल्म देखने का। रिधि आगे आई और रजत के गले लगकर कहा, बहुत अच्छे हैं देवर जी। रिधि और कन्हैया दोनों भी मूवी देखने चले गए। शॉपिंग में सब इतने बिजी थे कि किसी को कन्हैया रिधि का ध्यान नहीं रहा। सब ने शॉपिंग की और अपने अपने बैग लेकर आए। वंदना जी ने अपने बैग रजत के हाथों में थमा दिए। आई ने भी अपने बैग रजत को थमा दिया और वंदना जी के साथ गहने देखने निकल गई। तो वंदना जी ने रजत से पूछा, रजत, कन्हैया और रिधि कहाँ हैं? अब रजत ने झूठ ही कहा, अरे वो दोनों तो पहले ही घर चले गए। तभी वंदना जी बोले, अच्छा ठीक है, फिर आप गाड़ी किसी होटल ले चलिए, सब खाना खाते हैं। रजत ने वैसा ही किया। चारों ने होटल आकर खाना ऑर्डर किया। दूसरी तरफ रिधि और कन्हैया अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे साथ बिता रहे थे। ये सब वैसे ही हो रहा था जैसा रिधि चाहती थी। कन्हैया और रिधि ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामे फिल्में देखने में व्यस्त थे। फिल्म देखने के बाद दोनों ने रिधि के कहने पर एक ही आइसक्रीम को साथ साथ खाया। कन्हैया को थोड़ी शर्म आ रही थी, पर रिधि को खुशी के लिए वह करना चाहता था। दोनों घर आ गए। रजत जब बाकी सबके साथ घर पहुंचा तो कन्हैया और रिधि को पहले से वहां देखकर राहत की सांस ली। शाम के 5 बज रहे थे। सभी हॉल में बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे। चाय पीते हुए नूप जी ने कन्हैया के बाबा से कहा, समधी जी, यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है ना आपको? तभी बाबा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नहीं नहीं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? बड़े शहर में आप जितने बड़े लोग पहली बार देखे हैं। पहले तो डर गए थे कि कन्हैया का रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है, पर यहाँ आकर आप लोगों से मिलकर वह चिंता भी दूर हो गई। अब अनूप जी आई को देखकर बोले, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा बोलकर शर्मिंदा मत कीजिए, हम बस वही कर रहे हैं जिसमें बच्चों की खुशी हो। समदन जी को शादी में लड़की वालों की तरफ से कुछ चाहिए तो उनसे पूछ लीजिए। आई ने सुना तो उन्होंने अपनी भाषा में कहना शुरू किया, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? रिद्धि जैसी सुंदर सुशील बहू हमारे घर आ रही है, इससे ज्यादा हमको कुछ चाहिए क्या समधी जी? तो नूप जी ने खुशी से कहा, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। हमने आज शाम पंडित जी को बुलाया है, उनके आने के बाद शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। तो सहसा ही कन्हैया और रिधि की नजरें एक दूसरे से जा मिली और दोनों मुस्कुरा उठे।
अनूप जी ने चाय खत्म की और कहा, समधी जी, अब चूंकि शादी यहाँ हो रही है तो हम चाहते हैं कम से कम लोग शामिल हो। हाँ, आप अपने रिश्तेदारों को यहाँ बुला लीजिए, हम सबके आने का बंदोबस्त करवा देंगे। तभी बाबा ने मुस्कुराते हुए बोले, आप परेशान मत होइए, यहाँ शादी हो जाए उसके बाद उदयपुर में रिसेप्शन रखेंगे जिसमें हम अपने सभी रिश्तेदारों को बुला लेंगे, और आपको और समदन जी को तो वहाँ चलना ही है। तो अनूप जी ने कहा, जी बिल्कुल, रिधि ने बहुत तारीफ की है, वहाँ की जरा हम भी तो चलकर देखें उदयपुर को कितना बदला है 14 सालों में। बाबा मुस्कुराए और कहा, हाँ बिल्कुल, हमें भी तो खातिरदारी का मौका मिले। बाबा की बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। वंदना जी के पास बैठी रिधि ने उनके कंधे पर सर रख दिया और वंदना जी उसके बालों को सहलाने लगी। कुछ ही देर बाद पंडित जी वहां आ पहुंचे। सब ने उनके नमस्ते किया। चाय नाश्ते के बाद पंडित जी ने नूप जी से कन्हैया और रिधि की कुंडली देने को कहा और आकर मंदिर के सामने आसन पर बैठ गए। आई ने नूप जी को कन्हैया की कुंडली दी। सभी आकर पंडित जी के पास बैठ गए। अनूप जी ने कन्हैया और रिधि को कुंडली पंडित जी को दी। पंडित जी काफी देर तक दोनों कुंडली को देखते रहे और कहा, दोनों की कुंडली बहुत अच्छी है, पूरे 31 गुण मिल रहे हैं। काफी मुश्किल के बाद इन दोनों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। 4 दिन बाद ही शादी का मुहूर्त है। लेकिन कहते हुए पंडित जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अनूप जी ने कहा, लेकिन क्या पंडित जी, वधु की जान की खतरा है। पंडित जी ने बिना किसी भाव के कहा तो अनूप जी के साथ वंदना जी और आई बाबा का दिल बैठ गया। कन्हैया ने रिधि का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसे कहीं जाने नहीं देगा, और रिधि की तरफ देखने लगा। अनूप जी ने अपने आप को संभालते हुए पंडित जी से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? रिधि की जान को खतरा भला कैसे? कौन करेगा ऐसा? तभी पंडित जी ने कुंडली में देखते हुए बोले, कोई बाहर वाला नहीं, ना ही कोई इंसान से, बल्कि ये खतरा प्राकृतिक है जो कुछ समय बाद टल जाएगा। लेकिन तब तक आपको सबको सचेत रहना होगा। कन्हैया जो अब तक खामोश बैठा था, अब कन्हैया ने कहा, कोई तो उपाय होगा पंडित जी, हम सब करेंगे, पर रिधि को कुछ नहीं होने देंगे। पंडित जी ने कन्हैया की ओर देखा और कहने लगे, ध्यान से सुनो बेटा, इनका और तुम्हारा मिलन बहुत मुश्किल से है, जिसके बीच काफ़ी परेशानियां आएगी, परंतु अच्छा ही होगा। बस इतना ध्यान रहे कि शादी होने तक रिधि घर से बाहर ना जाए, और जाए भी तो कोई हमेशा उसके साथ हो। एक बार शादी हो जाए उसके बाद खतरा टल जाएगा, पर तब तक ध्यान रखना होगा बेटा। तभी कन्हैया ने कहा, हम पूरा ख्याल रखेंगे पंडित जी। पंडित जी ने रिधि को अपने पास बुलाया और उसके माथे पर कुमकुम लगाकर हाथ आगे बढ़ाने को कहा। रिधि ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसके हाथ पर मोली बांधी और कहा, बिटिया ये रक्षा सूत्र है, शादी से पहले इसे अपने हाथ से मत निकालना, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, ओम स्वाहा। रिधि इन सब बातों पर विश्वास तो नहीं करती थी, पर कन्हैया की आंखों में डर देखकर उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। सबके उदास चेहरे देखकर पंडित जी ने कहा, अरे जजमान, आपकी बेटी की शादी पक्की हो चुकी है, मुंह मीठा नहीं कराएंगे सबको। अब वंदना जी बोली, हम अभी मिठाई लेकर आते हैं। वंदना जी उठी और मिठाई लेने चली गई। अनूप जी अभी भी चिंता से गिरे हुए थे। बाबा ने देखा तो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत कीजिए समधी जी, सब ठीक होगा। सभी एक बार फिर हॉल में जमा हो गए। वंदना जी ने सबका मुंह मीठा कराया। पंडित जी ने आगे होने वाली शुभ कामों की सूची बनाकर वंदना जी को पकड़ा दी और दक्षिणा लेकर वहां से चले गए। सभी एक बार फिर हॉल में जमा थे। सबको उदास देखकर रजत ने कहा, अरे क्यों मुंह लटका के बैठे हो सब? शादी होने वाली है, लेकिन माहौल मातम वाला बना रखा है। पंडित जी कह के तो गए हैं कुछ नहीं होगा, भाभी को फिर काहे इतनी फिक्र कर रहे हो अब? और महादेव खुद इनके साथ है, हमारे कन्हैया भैया को और कुछ नहीं होने देंगे इनको। रजत की बातों से सबको तसल्ली मिली। वो सब भूलकर सभी हंसने मुस्कुराने लगी। रिधि उठकर अपने कमरे में चली गई। वह आकर बिस्तर पर लेट गई और हाथ में बंधे उस धागे को देखने लगी। कन्हैया रजत के साथ अपने कमरे में आ गया। रिधि को लेकर चिंतित तो वह भी था, पर सबको परेशान करना नहीं चाहता था। मन ही मन उसने रिधि के लिए न जाने कितनी ही प्रार्थनाएं कर डाली। अनूप जी ने शादी के सभी प्रोग्राम की सूची देखी और अपने रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया। आई बाबा ने उदयपुर में सिर्फ रजत के चाचा चाची को न्योता दिया। सभी खुश थे। 4 दिन बाद रिधि हमेशा हमेशा के लिए कन्हैया की हो जाएगी। आज सुबह घर में मेहमानों आने लगे। शादी होने में 3 दिन बाकी थे। आज कन्हैया और रिधि को हल्दी की रस्म थी।
रिद्धि के ऑफिस के कुछ लोग भी आए थे। सभी बारी बारी कन्हैया और रिद्धि को हल्दी लगा रहे थे। मेहमानों के बीच हंसी खुशी में शादी की रस्में निभाते हुए 2 दिन कब गुजरे पता ही नहीं चला। शादी के एक दिन पहले शाम को संगीत और मेहंदी की रस्में थी। रिद्धि नीचे हॉल में बैठकर मेहंदी लगवा रही थी। कन्हैया सामने खड़ा बड़े प्यार से रिद्धि को देख रहा था। लाल रंग की साड़ी जो आई उदयपुर से रिद्धि के लेकर आई थी, उसने रिद्धि बहुत प्यारी लग रही थी। कन्हैया की तो बस उस पर ही नजर ठहर रही थी। सभी मेहमान नीचे जमा थे, मेहंदी और संगीत का मजा ले रहे थे। रिद्धि हाथों में मेहंदी लगाए अपने कमरे में आई। कन्हैया वहां पहले से रजत के साथ बैठे हुए बातें कर रहा था। रिद्धि कन्हैया के पास आकर बैठ गई तो रजत खुद ही उठकर चला गया। समझदार है, कन्हैया ने मन ही मन कहा और रिद्धि को अपनी बाहों में कैद कर लिया। रिद्धि ने कन्हैया को अपने हाथ दिखाकर कहा, कैसी है? तो कन्हैया ने कहा, बहुत खूबसूरत, देखना आपकी मेहंदी का रंग बहुत गहरा रचने वाला है। अब रिद्धि बोली, आपको कैसे पता? तभी कन्हैया ने प्यार से कहा, आपसे इतना प्यार जो करते हैं। तो रिद्धि बोली, कन्हैया हमें तो अब सब सपने जैसा लग रहा है। अब कन्हैया ने रिद्धि के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, ये हकीकत है रिद्धि, बस आज की रात और उसके बाद कल हमेशा हमेशा के लिए आप हमारी हो जाएगी। और फिर हम अलग नहीं कर पाएगी। ये सगुन की मेहंदी गवाह है हमारे मिलन की। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। रजत हाउस के हाथ में रिद्धि का फोन था। उसने लाकर रिद्धि को दिया और चला गया। रिद्धि ने फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से एक संधी हुई आवाज उभरी, मैम आपके सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार है? तो रिद्धि ने सहजता से कहा, ठीक है तिवारी जी, आप उन्हें कल सुबह मेरे ऑफिस भिजवा दीजिएगा, हम वहीं से ले लेंगे। अब तिवारी जी बोले, मैडम एक बार फिर सोच लीजिए, आप एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है। तो आखिर गाइस रिद्धि ऐसा क्या फैसला करने वाली है जो तिवारी जी बार बार बोल रहे थे कि एक बार फिर सोच लीजिए? यह जानेंगे कहानी के लास्ट पार्ट में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना ताकि कहानी आते ही पता लग जाए, जो कि कल सुबह 11 बजे आएगी।